नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट चैनल पर। मेरा नाम है अजीत सिंह। आज मैं इस वीडियो के अंदर स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा। ये इसका पार्ट 1 है। यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है सीडीएस और एनडीए एग्जाम के लिए। मैंने इसमें कोशिश की है कि आपको आसान से आसान भाषा में आपको समझा सकूं। साथ ही मैंने कोशिश की है कि कंसाइज और एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको कवर करने की। जो कॉन्सेप्ट और पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए वो आपको रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही आपके जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसको भी आप आसानी से कर सकें, इसको भी ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। लास्ट में डाटा जो हमने कलेक्ट किया एनालाइज करने के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाना चाहूंगा। जैसे अभी इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड में कोरोना एक पेंडेमिक बना हुआ है, तो सबसे पहले कोरोना केसेस को कलेक्ट किया जाता है। तो कोरोना केसेस एक डाटा होगा। जैसे नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव केसेस और नंबर ऑफ टेस्टिंग, ये एक डाटा होगा। ठीक है, इस डाटा को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या करेंगे कि जैसे डबलिंग रेट क्या है, या मोर्टेलिटी रेट क्या है, या अपनी जो रिकवरी रेट क्या है, एक्टिव केसेस कितने हैं। फिर बाद में इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि उस कंट्री के अंदर पीक कब आएगा, या जो कर्व है वो फ्लैट कब होगी, या उसमें जो है कोरोना नंबर ऑफ कोरोना केसेस कब जाके डिक्रीज होंगे और कब हालात जो है सुधरेंगे। तो इसको इंटरप्रेट किया जाता है न्यूमेरिकल डाटा को। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स यही ब्रांच है जिसके अंदर, मैथमेटिक्स की यही ब्रांच है जिसमें कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ठीक है, डाटा को दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है। पहला तरीका है कि हम डायरेक्टली सोर्स से कलेक्ट करें। दूसरा तरीका है कि हम उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करें। जब हम फर्स्ट हैंड सोर्स से कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा, और जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड से, या मान लीजिए सेंसस से, या किसी रिसर्च पर्पज के लिए कलेक्ट किया गया हो डाटा, उससे हम डायरेक्टली डाटा ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में बात करें तो दो तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल से मैं बताना चाहूंगा। यहां पर मैंने 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100। इन मार्क्स को मैंने एक टेबल के अंदर शो किया, प्रेजेंट किया। तो मैंने एक तरफ तो ले लिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और दूसरी तरफ लिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उस मार्क्स को पाने वाले। जैसे अगर मैं 20 मार्क्स के बारे में बात करूं तो 20 मार्क्स कितने बच्चे ने पाए हैं, सिर्फ एक बच्चे ने पाए। अगर वैसे ही बात करूं 60 और 70 की, तो चार बच्चों ने 60 और 70 मार्क्स पाए। ठीक है, तो इस तरीके से जब डाटा को प्रेजेंट किया जाता है तो इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्योंकि हमने यहाँ पर इस जो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कॉलम है, इसके अंदर ग्रुपिंग नहीं की है। डायरेक्ट जो हमारा जो इवेंट है उसको डायरेक्ट पुट कर दिया। मतलब इवेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मार्क्स है मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। अगर मैं 10 to 20 अगर रखता, ऐसे 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों का है, तो ये ग्रुपिंग हो जाती, क्योंकि 10 से 20 तक के मार्क्स को मैंने लिया। यहाँ पर मैंने ग्रुपिंग नहीं की है, तो ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसके अंदर जब ये वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कम है, स्केल उनका जो स्केल है वो कम है। ठीक है, सेकंड है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक एग्जांपल मैंने यहां पर भी लिया है कि 100 प्लांट्स लगाए हैं हमने 100 स्कूल्स के अंदर ऑन 1 महोत्सव डे। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ हमने ये ऑब्जर्व किया कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड हैं, तो उसको रिकॉर्ड कर दिया गया। ठीक है, तो जैसे मैंने माना कि फर्स्ट स्कूल के अंदर 95 जो प्लांट्स है वो सर्वाइव किए, सेकंड में 67, थर्ड में 28, फोर्थ में 32। तो लाइकवाइज मैंने सबके रिकॉर्ड कर लिया। 100 जो स्कूल्स हैं उनके डाटा को रिकॉर्ड कर लिया। अब उस डाटा को प्रेजेंट करना है हमें एक टेबल के अंदर। तो जब उस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर हम प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 100, हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन है, 100 स्कूल्स के डाटा हैं। तो उसको अगर हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अगर लगाते तो वो लंबा हो जाता। तो हमने क्या कोशिश किया कि यहाँ पे इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर प्रेजेंट करें। ठीक है, देखेंगे तो हमने ग्रुप बनाए। ग्रुप कौन से बनाए, 20 से 29 तक कितने पेड़ सर्वाइव किए, कितने स्कूल में पेड़ सर्वाइव किए, तो वो है 3 स्कूल्स के अंदर 20 से 29 ट्रीज जो हैं, प्लांट जो हैं वो सर्वाइव किए। ठीक है, अगर 30 से 39 के बीच में बात करूं तो 14 जो ट्रीज हैं वो सर्वाइव किए। ठीक है, तो लाइकवाइज हमने यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने प्रेजेंट किया है, इसी को बोलते हैं
ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये दोनों मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आगे हम जब मीन निकालने वाले होंगे, मीडियन निकालने वाले होंगे और मोड निकालेंगे, तो उसमें इन दोनों जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का है इसका बहुत यूज होने वाला है। और जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे आएंगे, ग्रुप्ड होगा या अनग्रुप्ड होगा, इन दोनों में से कोई एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट एंड स्टडी। मैंने आपको एक फर्स्ट एग्जांपल दिया था, उसके अंदर बोला था कि 10 मार्क्स पाने वाला जो स्टूडेंट है वो एक है, तो हमारे जो इवेंट होगा, हमने इवेंट किसको माना है कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वो इवेंट है, और जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। इसी आप देखेंगे तो लोवेस्ट जो वैल्यू है वो 10 है, हाईएस्ट वैल्यू है 95। अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करो तो डिफरेंस आएगा 85। जो ये 85 है इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज इन द डाटा। क्लास साइज और क्लास विद, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, इन तीनों को समझने के लिए आपको मैं इस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से समझाऊंगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं सिर्फ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर ही इनका सिग्निफिकेंस है, अनग्रुप्ड के अंदर इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इनकी होते ही नहीं है ये। ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 20 और 29, इसको बोलते हैं एक क्लास है ये, इसको बोलेंगे क्लास। फर्स्ट क्लास ये, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, तो ये डिफरेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, और जो इनका डिफरेंस होता है, अगर 29 माइनस 20 करूं तो मैं हमारे पास आ गया 9, तो इसको बोलते हैं क्लास साइज। ठीक है, तो तीनों चीज आपको समझ में आ गई। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ a class is called upper class limit, lowest value of a class is called lower class limit, and the difference between upper class limit and the lower class limit is called as class size. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्लास मार्क की। क्लास मार्क होता है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। तो इसके अंदर देखें तो 29, वापस से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 20 से 29, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 29 प्लस 20 देंगे अपॉन डिवाइड बाय 2, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24.5। ठीक है, तो जो होगा 24.5 इज आवर क्लास मार्क। ठीक है, तो क्लास मार्क होता है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, या हम इसको फॉर्मूले में लिख सकते हैं अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट हमारा डेफिनेशन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है टोटल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी एंड ऑल फ्रीक्वेंसी सो फार इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैं यहां से आपको समझाता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां की, ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर मैं लिख रहा हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बात करूं सबसे पहला जो है वो तो 3 है, नेक्स्ट है 14, तो मैं क्या करूंगा 14 प्लस 3 कर दूंगा, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो आएगा थर्ड वाला क्या हो जाएगा, 14 प्लस 3 तो होगा ही होगा, साथ में प्लस 12 भी हो जाएगा। ठीक है, 12 प्लस 3 प्लस 14। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, 8 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 3। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि अगर मैं 10 यहाँ इस पॉइंट का निकालना चाहता हूँ, मतलब 70 से 79 तक का मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर वाली सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दूंगा किसके साथ, 10 के साथ, तो उसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, टोटल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी एंड ऑल फ्रीक्वेंसीज सो फार इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डाटा को रिप्रेजेंट करने का टेबुलर फॉर्म के अलावा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो 4 तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है 4 तरीके से होता है। तो फर्स्ट है हिस्टोग्राम, सेकंड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, थर्ड है बार ग्राफ एंड फोर्थ है पाई चार्ट। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। फर्स्ट जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हिस्टोग्राम। ठीक है, आप इसमें यूनिक फीचर जो है ये है कि एडजेसेंट जो रेक्टेंगल बार से आपको दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर शेप दिख रहे हैं, इनके बीच में आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ में जो इनकी हाइट है वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये हमारा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जैसे नाम में ही है, फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले हम लोग मार्क करते हैं ग्राफ के अंदर। जैसे यहाँ पर जो है हमारे जो 3 था, जैसे 3 को यहाँ पर मार्क कर दिया, यहाँ पर 14 को
को मार्क कर दिया, यहाँ पर 12 को मार्क कर दिया, तो सबको मार्क कर दिया और एक सिंगल लाइन के द्वारा हमने सबको कनेक्ट कर दिया और इस ग्राफ को फिर बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट जो है वो बार ग्राफ है। बार ग्राफ में तो इनकी जो विड्थ है हर एक रेक्टेंगल की वो सेम है और साथ में जो गैप है वो गैप भी, सबके बीच में जो गैप है वो भी सेम है। और ज़्यादातर मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो बार ग्राफ के ही आते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बार ग्राफ का होता है, ठीक है। और जो इसकी हाइट है वो फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है पाई चार्ट और पाई डायग्राम। पाई चार्ट और पाई डायग्राम के अंदर जो डाटा है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल और हर पार्ट जो है डाटा का हर पार्ट एक सेंट्रल एंगल बनाता है, ठीक है। और सभी डाटा के सेंट्रल एंगल को अगर मैं ऐड करूं तो वो 360 आएगा। तो जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पर जो इन सभी सम होगा वो कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। और हर एक एंगल 3%, तो 360 का मैं 3% निकालूंगा तो 3.6 इंटू 3 तो वो 10.8 आता है। तो 10.8 डिग्री जो ये एंगल वो 10.8 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ये इस पोर्शन की, तो इस पोर्शन का एंगल कितना हो जाएगा, 46 डिग्री, ठीक है। लाइकवाइज हम हर एक सेक्टर का एंगल निकाल सकते हैं और जब इन एंगल्स का सम किया जाएगा तो वो 360 आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले में कुछ और वीडियोस के अंदर मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को कवर करूंगा। आशा है आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल।